बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल इश्क दीवाज़ी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 29वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। हवेली में इतना कुछ गैर मुतवक्की हो रहा है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। निदा आपी का कमरा नशीन हो जाना, दाजान की पाबंदी और इशाल का उस घोंचू से मंगनी हो जाना, पता नहीं क्या हो रहा है। जरिश बेदिली से पैर पसार गई थी। लड़कियां हॉल के कोने में बराजमान थी। इशाल जहांगीर उनसे ज़रा फासले पे मौजूद मैगज़ीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। फिर शायद कुछ पसंद ना आने पे धप से बंद कर गई। सारी बातों पे अफसोस एक तरफ, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत इशाल के खामोश रहने पे है। कहाँ तो ये लग रहा था हवेली में भौंचाल आ जाएगा और कहाँ ये चुप बैठी है। शाज़मा उसे नज़रों में रखते दबी ज़बान में गुफ्तगू कर रही थी। हैरत तो मुझे भी है, लेकिन हवेली में रहने की वजह से अंदाज़ा हो गया कि इशाल ने भी जैसे हथियार डाल दिए। हमारे माँ बाप हवेली में मौजूद हैं, इसके बावजूद निदा आपी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी, जबकि इशाल तो यतीम है, वो क्यों कर हिम्मत करेगी। यमुना का लहजा अफसोस लेकिन तलखी लिए हुए था। क्या वाकई इशाल की शादी उस टीबी के मरीज़ से हो जाएगी? सच मेरे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जरिश को झरझरी आ रही थी। हिम्मत के लिए साहिब वालदैन होने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। कौन सी मंगनी, कैसी मंगनी? उस 2 टके की अंगूठी को जिसे मंगनी के नाम पे पहनाया गया, उसे तो मैं गटर में बहा चुकी। रही उस घोंचू से शादी की बात, तो ऐसा तो मर के भी मुमकिन नहीं होगा। वक्त आने दो, हवेली से भाग जाऊंगी और ये ना कर सकी तो हवेली को ही आग लगा दूंगी। जुल्मत को निजात मिल जाएगी। ये लोग मेरे वजूद को कफन तो पहना सकते हैं, मुझसे निकाहनामा पर साइन नहीं करवा सकते। फिक्र ना करो तुम सब, तमाशा तो शादी के दिन होगा, वो भी टिका के। देखने में यूँ लग रहा था वो उनकी सरगोशी से बज़ाहिर लाताल्लुक़ है, लेकिन जब मैगज़ीन में सर दिए दिए ही बोलने लगी तो सभी दम साधे सुनने लगी। ना लफ्ज़ों में घन गरज थी, ना लहजा आग उगल रहा था, लेकिन सपाट अंदाज इतना बेखौफ और दो टोक था कि एक पल को सब चुप सी हो गई। हैरत तो दुख उस वक्त तक होता है जब तक आर या पार की कैफियत तारी ना हो। जब ठान लिया जाए कि ज़िंदगी और मौत के बीच समझौता ज़रूरी है या ज़िद, तब लहजा बेखौफ और अंदाज सपाट हो जाते हैं। वो जैसे सब कुछ ठान बैठी थी अपनी हम असरों पे। एक मुस्कुराती निगाह डालकर पलटी थी और अनंत पीछे समहान अफंदी को देखकर एक पल को रुकी। वो भी बगौर देख रहा था, अंदाज से साफ जाहिर था वो सारी बातें सुन चुका है और उसने कौन सा सरगोशी में कही थी जो वो ना सुनता। उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके वो हॉल से निकल गई थी। क्या बकवास कर रही थी तुम सबके सामने? वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब सीढ़ियों में ही उसे जा लिया। यू नो एज वेल, बकवास तो मैं करती नहीं हूँ। जताते तो तुम हवेली से भाग जाओगी। वो नज़रें जमाए खड़ा था, नज़रें कड़ी और लहजा नापसंदीदा था, जैसे उसकी ये बात उसे अच्छी न लगी हो। क्यों? तुमने मुहाफ़िज़ों की फ़ौज मेरे पीछे लगाना है? इस्तज़ाइया अंदाज़ था। तुम्हारे लिए मुहाफ़िज़ों की फ़ौज की क्या ज़रूरत है? मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ऐसे किसी भी ख्याल को अमल पहनाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे हर अमल पे हवेली वालों से पहले मेरी नज़र है। रखो नज़र, किसने रोका है? तो मस्कुराना लहजा था। बाज रहो ऐसी फजूल सोचों से, वार्निंग का अंदाज़ था। जी बाज रहूं और उस टीबी के मरीज़ से शादी करके आपको सुकून पहुंचाने का ज़रिया बनूं, है ना? जला कटा अंदाज़ था। सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी सुकून मिलेगा जब शादी करके चली जाओगी यहाँ से। तुम्हें यूँ भी हवेली से वहशत है, दम घुटता है यहाँ के असूलों से। ओह, यानी क्या अच्छा हल निकाला है आपने मेरी वहशत दूर करने का। तालियां तो बनती हैं आपके लिए, नखवत से कहकर वो तालियां बजाने लगी। वो लब भींचे देखता रहा। किसी भी ऐसे वैसे से शादी अगर मसले का हल है तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कीजिए और दाजान से कह दे कि जल्दी ही आपके सर पे सेहरा सजा दे ताकि आपका मसला हल हो। मेरे लिए सोचने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। ना मुझे किसी का डर है, ना किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत। पल भर में उसे 2 कौड़ी का करके, हमेशा वही नहीं होता जो इंसान की सोच और प्लानिंग का हिस्सा हो। हमें किस्मत और नसीब का भी सामना होता है। खुद गर्ज होकर अपने मफाद के लिए सोचकर नस्लों का नुकसान करने वाले तारीख़ में कभी अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते। अमर होने के लिए ज़ब्त, बर्दाश्त और आला ज़र्फ़ी की ज़रूरत होती है। अंदाज़ नासहाना था। वो घूर के रह गई। आप महान बनिए, तारीख़ में अपनी ग़ुलामी को सुनहरी हरफों से लिखवाइए, लेकिन मेरा रास्ता रोक कर फिर से अच्छा इंसान बनने का फतवा लगाने आए तो मुझसे अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। नफ़रत है मुझे आपसे और आपके अक़वाले ज़री से। बुज़दिलों के मुँह लगना मैं यूँ भी अपनी तौहीन समझती हूँ। रज के उसकी क्लास लेकर वो रुकी नहीं थी। समहान अफंदी ज़ब्त करके रह गया था। क्या कहा? वक्त को हार्ट अटैक? चौधरी हशमत खाने की मेज़ से चंद कदम ही दूर थे जब उनका सेल फ़ोन बजने लगा। चौधरी जहांगीर की कॉल देखकर उन्होंने नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू शुरू की थी, लेकिन उनकी जानिब से मिलने वाली इत्तला पर वो ठठक गए। मेज़ पे मौजूद तमाम अशख़ास ने उनका जुमला सुना था और अब सबकी नज़रें उनकी जानिब उठी हुई थी। समर्थ बेगम का ममता से भरा दिल फड़फड़ाने लगा। जी बाबा जान, भाई को हार्ट अटैक आया था रात।
मैं मिल आया हूँ, अब हालत खतरे से बाहर है। चौधरी जहांगीर इत्तला दे रहे थे। हमें किसी ने इत्तला देना भी गवारा नहीं किया, शाह ने भी नहीं, उन्हें इस्तेजाब ने आ लिया। आप परेशान ना हो, इसलिए सबने इत्तला नहीं दी होगी। चौधरी जहांगीर ने फ़ोन किया तो अपने मसले के लिए था, लेकिन चौधरी बख्त का जिक्र भी मुंह से निकल गया। उनके इल्म में नहीं था कि वो बेखबर है और अब बात संभाल रहे थे। परेशानी अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और हमें किसी ने इत्तला देना भी गवारा नहीं किया। बात करते हैं हम बहू और शाह से। चौधरी अशमत गुस्से में आ गए। ठंडे हो जाइए बाबा जान, भाई अब खतरे से बाहर है। शायद मैंने आपको बताकर गलती कर दी, एक ज़रूरी बात करना थी आपसे। गलती क्या है? तुमने तो हमें इत्तला दी। शुक्र है बख्त खैरियत से है। बात तुम्हारी भी दुरुस्त है कि हमें परेशानी महसूस करके उन्होंने इत्तला नहीं दी, लेकिन खैर कहो क्या बात करना थी। अंदाज कुछ धीमा हुआ। सुबह बीवी जान से बात हुई, सुना है आपने इशाल की मंगनी कर दी। बेहतर होता आप उससे रुखसत ही कर देते। नागवारी से मंगनी कर दिया तो रुखसत भी कर देंगे, तुम परेशान ना हो। बाबा जान, मैं चाह रहा था नरमीन और समहान की मंगनी की बजाय निकाह जल्द से जल्द हो जाए। बेहतर है आप सब बख्त भाई को देखने के बहाने आएँ और साथ ही निकाह का फरीज़ा भी अंजाम दे दें। कह तो ठीक रहे हो, हम बात करते हैं सबसे, सब यहीं मौजूद हैं। चौधरी अशमत पुरसोच अंदाज में सब पे निगाह डाल के रह गए। बेहतर है बाबा जान, आप सोचकर मुझे जवाब दे दीजिए ताकि मैं होटल में बुकिंग करवा लूँ। चलो ठीक है। अलविदाई कलमात कहकर चौधरी अशमत ने फ़ोन बंद करके कुर्सी संभाली तो सबकी नज़रें उन पे लगी रही। क्या हुआ है बख्त को? जुमर्द बेगम से सब्र ना हुआ, उनके बताने से पहले पूछ बैठी। बख्त को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब खतरे से बाहर है। चारों तरफ शुक्र के कलमात अदा होने लगे थे। समहान अपनी और मेरी टिकट बुक करवा लो, हम कराची जा रहे हैं। जुमर्द बेगम आप चलना चाहें तो आप भी चलें, बाकी सब बाद में आ जाएंगे। चौधरी अशमत पुरसोच अंदाज में गोया थे। सब क्यों? खैर है ना बाबा जान? चौधरी असफन को हैरत हुई। जहांगीर की ख्वाहिश मंगनी की बजाय समहान और नरमीन का निकाह हो जाए। हम दोनों जा ही रहे हैं, आप सब भी आ जाइएगा। कराची में ही समहान का नरमीन से निकाह अंजाम दे देंगे। चौधरी बख्त की तबीयत से जुड़ी खबर ही शॉकिंग थी कि निकाह का सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इशाल जहांगीर ने कहर भरी नज़र समहान अफंदी पर डाली थी। माजरत के साथ दाजान, आप सब शौक़ से कराची जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ना कराची जाने में कोई दिलचस्पी है, ना किसी के निकाह में। सन्नाटे में इशाल जहांगीर की पारदार आवाज़ गूंजी थी। सभी की गर्दन उसकी सिमत मुड़ गई थी, जो बेखौफ व ख़तर ग्लास में पानी डलने के बाद लबों से लगा गई थी। आंसू की नमी आंख के कोने से जाहिर थी, जिसे सिर्फ समहान अफंदी ही महसूस करके कर्ब से लब भींच गया था। गुस्ताख लड़की, हमने तुम्हारी राय कब मांगी? चौधरी अशमत की आवाज़ गुस्से से लर्जने लगी थी। आपने नहीं मांगी, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ था। माहौल में सरासमगी सी फैल गई थी। हर कोई अपनी जगह पथराए आवाज़ से उस माहौल का हिस्सा था। लड़कियां थर थर कांप रही थी तो ख़वातीनो हज़रात उसकी जीदारी पे शशदर रह गए थे। समहान अफंदी सपाट तासुरात लिए मौजूद था। चौधरी अशमत शररबार नज़रों से उसे घूर रहे थे और वो बेफिक्री का अजीम मुजाहरा कर रही थी। इशाल, अपने कमरे में जाओ। जुमर्द बेगम ने सूरत हाल संभालते मुदाखलत की थी। जा रही हूँ दीजान, लेकिन दाजान को समझा दें कि मुझे कराची जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब के वो नरम लेकिन साबका मुतालबा दोहरा गई। लड़की, ऐसा ना हो कि कराची क्या तुम हवेली से निकलने के काबिल ना रहो। जुमर्द बेगम को सालस बनाकर उसने अपनी बात दोहराई तो चौधरी अशमत का जलाद उठ कर आया। आप परेशान ना हो, बच्ची वही करेगी जो आप कहेंगे। जुमर्द बेगम ने इशाल जहांगीर का हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसके तने असाब पुरसुकून तो नहीं हुए, लेकिन जुमर्द बेगम के लिहाज पर वो खामोश रह गई। बाबा जान, बख्त भाई जान की अयादत के लिए कराची जाने में किसी को कोई मामनत तो नहीं, लेकिन इसी वीक भी जान और हम सब ने उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। इतनी जल्दी निकाह की तैयारी कराची में मुमकिन हो सकेगी? मतनाज़ा सूरत हाल को बदलने के लिए चौधरी असफर ने लब कुशाई की तो समहान अफंदी लब भींच गया। ये तो हम भूल ही गए थे। चौधरी अशमत पुरसोच अंदाज में सर हिला के रह गए। बाबा जान, निकाह में असफंद और फरियाल की मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन समहान उनका बेटा है, फिर दीजान भी मौजूद नहीं होंगी। उनकी गैर मौजूदगी में तकरीब कैसे होगी? कराची में निकाह जहांगीर की ख्वाहिश होगी बाबा जान, लेकिन वहाँ और लोगों के लोग और अकारब तो नहीं होंगे। क्या मुनासिब नहीं कि निकाह की तकरीब गांव में बीजान, असफंद और फरियाल के लौट आने के बाद रखी जाए? ये एक तजवीज़ है बाबा जान, बाकी आप जो मुनासिब समझिए। बाबा जान, आपका फ़ैसला हरफ़े आखिर होगा। फ़िरोज़ भाई बजा कह रहे हैं बाबा जान, बाकी जो आपको मुनासिब लगे। आप कहेंगे तो हम अपने सफ़र की तारीख़ आगे बढ़ा लेंगे। चौधरी फ़िरोज़ ने तहफ़्फ़ुज़ात गिनवाए तो चौधरी असफर ने तायद के साथ सादतमंदी का मुज़ाहरा किया। नहीं, अल्लाह के घर से बुलावा बार बार नहीं आता। तुम सब जाओ, हम सोचते हैं कुछ। चौधरी अशमत की पुरसोच आवाज़ निकली तो सब सर हिला के रह गए।
इशाल जहांगीर की बेखौफी ने उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देने थे, लेकिन भला हो चौधरी असफंद और चौधरी फ़िरोज़ का, जिनकी बरवक्त दखल अंदाजी ने बातों का रुख कुछ इस तरह मोड़ा कि चौधरी अशमत की तवज्जो का मरकज़ उस वक्त सिर्फ चौधरी बख्त की अयादत और उन सब की रवानगी बन गया। बातों का रुख मोड़ने पर सब ने शुक्र का सांस लिया था। सम्मान को टिकट बुक करवाने का कहते चौधरी अशमत जब निकलने लगे तो इशाल जहांगीर को फरियाल ने गैर महसूस तरीके से अपने पीछे कर दिया ताकि उनकी नज़र में उस पर ना पड़े और मबादा गुस्सा उदाए। टिकट्स बुकिंग के लिए कॉल मिलाते सम्मान अफंदी ने माहौल की पुरस्कारियत को बड़ी अच्छी तरह महसूस किया था और ना चाहते हुए भी कराची के लिए अपनी टिकट बुक करवाने लगा। अब तो आप सब कुछ जान चुके, तलहा से मिल चुके, तो फिर मैं उम्मीद रखूं कि आप खुद ही तलाक दे देंगे या फिर मैं खुला के बारे में सोचूं। सारा रास्ता मुकम्मल खामोशी रही थी। भिंचे लब से ड्राइव करते शाजिर शमून ने उसे मुखातिब भी नहीं किया था। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो शनाया चौधरी ने सवाल करना मुनासिब ख्याल किया ताकि उसके ख्यालात से आगाही हो। सवाल पे शाजिर शमून ने तफसीली निगाह डाली थी। चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गया था। चाचा जान आपकी वजह से अभी इन हालों को ना पहुंचते और आपने तब ये सवाल किया होता तो जवाब इतना तसल्ली बख्श देता कि फिर कभी लाइक के सवाल ना होती। सगी औलाद को भले नदामत ना हो, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसी नाहिंजार औलाद बाप को बिस्तर तक ले आई जो लड़की सगे बाप की परवाह किए बिना अपने नफ्स के आगे दौड़े। इससे कोई भी अच्छी उम्मीद रखना हीच है। अगर आप ये समझ रही हैं कि आप में कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं या मैं आपके इश्क में मर कर आपको निकाह में रखना चाहता हूँ तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। बड़ों के कहने पे आप जैसी नाकाबिले बर्दाश्त हस्ती को अपने नाम के साथ नथी करने पे मजबूर हुआ और निकाह के बाद से ना चाहते हुए भी आप पे नज़र रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपके लिए निकाह की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं कि निकाह के नाम पर सारी ज़िंदगी आप जैसी बददिमाग लड़की को बर्दाश्त करना है। फिर कभी मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश में मुँह से ऐसे लफ्ज़ मत निकालिएगा। मेरी नज़र में निकाह की अहमियत मुस्लिम है, आपकी नहीं, याद रखिएगा। फिर से खुला तलाक जैसे लफ्ज़ मुंह से निकालने पे आपका हशर भी बुरा हो जाएगा। नापसंद तो आप शुरू से हैं, अब तो नफ़रत सी हो गई है। मोहब्बत होती तो शायद माफ़ करके दरगुजर कर देता, लेकिन नफ़रत के इस खेल में आपका स्कोर हर घड़ी बढ़ता ही जा रहा है, जिसका खमियाजा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। मनकोहा बीवी बनकर भी आप शाजिर शमून के साय को तरसेंगी। कभी छोड़ूंगा नहीं आपको, लेकिन इस काबिल भी नहीं समझता कि बीवी का दर्जा दूँ। आपकी हैसियत अहमियत मेरे नज़दीक पैरों तले आती चूंटी से भी कम है। जब चाहूँ मसल के गरूर खाक में मिला दूँ, लेकिन आपके लिए अपनी थोड़ी सी भी एनर्जी खर्च करूँ, आप इतनी भी अहम नहीं। उम्मीद है इस खिताब के बाद अपने हुस्न खूबसूरती समेत आप सारी खुशफहमी से निकल आई होंगी। मेरे नाम पे दस्तखत कर दिए हैं तो बस समझिए मौत का परवाना ही अब आपको इस कैद से निजात दिलाएगा। शक्ल गुम करें अपनी। चचे जान ने जो सामान मंगवाया है उसे तैयार करके मेरे हवाले करें और आपको मेरे साथ दोबारा सफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी बाइस से घुटन है मेरे लिए। ज़माने भर की नफ़रत और हकारत उसके लहजे में आसमाई थी। उसकी ज़ात को दो कौड़ी का करके वो रुका नहीं था, रौंदता हुआ अंदर बढ़ गया था और पीछे वो शोला ज्वाला बनी उस हकारत के एहसास से भस्म हो रही थी। जाहिल इंसान को मुझसे नफ़रत है तो मैं कौन सा इसके फ़राक में मरी जा रही हूँ। अपने कमरे में टहलते वो अपना गुस्सा ठंडा कर रही थी, लेकिन उबाल था कि उठता जा रहा था। समझता है मैं इसके हुक्म की ग़ुलाम हूँ, नफ़रत करता है मुझसे। माई फुट बताऊंगी नफ़रत करते कैसे हैं। निकाह हो गया तो जैसे ख़रीद लिया मुझे, इसके इशारों पे चलूँ। मेरी जूती को परवाह नहीं इसके अहकामात की, वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। होता कौन है मुझसे बकवास करने वाला। बुड़बुड़ाती हुई वो ज़रूरी सामान समेटने लगी। ध्यान बार बार भटक रहा था। उसके कहे लफ्ज़ों की बाज़गश से तन मन सुलग रहा था। कैसी तज़हिक सी तज़कती। उसे नीचा दिखाने, उसके खिलाफ चलने का प्लान बनाते वो तलहा का हादसाती टकराव और शाजिर शमून से कहे गए झूठ के असरात तक फरामोश कर गई थी। गुस्से ने हवास मज़ीद सल्ब कर लिए थे। शाजिर शमून मुलाजिम को दिया और माहम के लिए खाना पैक करने की हदायत कर रहा था जब पोर्च में गाड़ी के टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाने की आवाज़ पे वो सरहद से पोर्च तक आया, लेकिन तब तक शनाया चौधरी जन से अपनी गाड़ी निकाल ले गई थी। बैकव्यू मिरर से शाजिर शमून को आते देखकर शनाया चौधरी के चेहरे पे इस्तज़ाइया रंग फैल गए थे, जिसे बिगड़े तेवर के साथ शाजिर शमून ने बगौर देखा था। उसके लफ्ज़ों को वो बुरी तरह चैलेंज कर गई थी। दुखा मैनू मार मुकाया, सुखा दाए काल निमाए, जिंदड़ी मैथू निभदी नाही, एक वारी फेर पाल निमाए। तुमने जाने में इतनी जल्दी क्यों की माँ? ज़रा नहीं सोचा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी इशाल का क्या होगा? ये भी ना सोचा कि जब तुम उनके सितम बर्दाश्त ना कर सकी तो तुम्हारी इशाल कैसे बर्दाश्त करेगी? सांसों का खराज देकर तुम तो चली गई और अपनी इशाल को इन बेरहम लोगों के हवाले छोड़ गई। यहाँ कोई अपना नहीं है माँ, कोई नहीं। जिसे अपना समझती रही उसके लिए हवेली वालों से वफादारी मुझसे बढ़ के है। वो मुझे सूली पे चढ़ते देख सकता है, लेकिन हवेली वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। कम हिम्मत बुज़दिल इंसान है, मैं कहाँ जाऊँ?
माँ, किसको अपना दर्द बताऊँ? किससे कहूँ कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सहा नहीं जाता। तुम्हारी इशाल का रिश्ता तय हो गया। तुमने देखा ना, सच बोलने की कैसी सज़ा मिल रही है तुम्हारी इशाल को। ये लोग जो चाहे करते रहें। तुम्हारे पास आ जाऊँगी, लेकिन वो नहीं करूँगी जो हवेली वाले चाहते हैं। जो वो चाहता है, अच्छी लड़की बन के कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी। वो नहीं तो कोई नहीं। वो नहीं समझता माँ, वो भी हवेली वालों की तरह ज़ालिम है, उन्हीं की तरह बेहिस। उसे भी मेरा दर्द नज़र नहीं आता। वो तुम्हारी दुश्मन की बेटी को अपनाने जा रहा है। मैं क्या करूँ माँ? कैसे रोकूँ उसे जो खुल के अपनायत का इजहार तक करने की जुर्रत नहीं रखता? बहुत गलत शख्स को चुन लिया इस दिल ने माँ, बहुत गलत शख्स को। जब कोई सुनने वाला ना हो तो अपना आप ही होता है जिससे कथारसिस किया जाता है। माँ नहीं थी, मुश्किलों से पुराने एल्बम में साइका की तस्वीर मिली थी। चौधरी जहांगीर के डर से सबने साइका की यादें तक मिटा दी थी, लेकिन इकलौती तस्वीर फ़ायज़ा के एल्बम से निकल आई तो वो साथ ले जाने की ज़िद करती रही। फ़ायज़ा देने में तामुल कर रही थी कि मबादा किसी की नज़र पड़े और उनकी सख्ती आ जाए। ताईजान अपनी माँ के नकुश मेरे हाफ़्ज़े तक से महव हो गए थे। छोटी थी, क्या खबर थी कि इतनी जल्दी अकेली चली जाएंगी। खबर होती तो जी भर के देख लेती, नक्श दिल में बसा लेती। किस्मत से माँ की तस्वीर मिल गई है तो आप देने से डर रही हैं। आई स्वेयर, इस तस्वीर के लिए आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत छुपा के रखूँगी तस्वीर को। मेरे पास माँ की यही आखिरी निशानी होगी। प्लीज़ ताईजान, मुझे दे दे। वो इतनी लजाजत से बोली थी कि फ़ायज़ा का दिल कटने लगा। एक बेटी माँ की तस्वीर भिखारन बन के मांग रही थी। पहले ही इतनी महरूमियाँ नसीब में आई थी कि उनमें मज़ीद का इजाफा करना फ़ायज़ा को अच्छा नहीं लगा। और तब से जब कभी ज़िंदगी तंग लगती थी, साइका की तस्वीर आगे करके वो कथारसिस करने लगती थी और दिल का बोझ हल्का होने लगता था। अब भी घुटने सीने तक समेटे साइका की तस्वीर से बातें करते आंसू तेज़ी से तस्वीर पर गिर रहे थे। आंसुओं की यलगार से गला दुखने लगा था। तभी उसकी सरसराती आवाज़ निकली, शायद वो ना हो जो मैं चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं होगा माँ जो ये सब चाहते हैं। इन सब को जीतने नहीं दूंगी। तुम्हारी इशाल इतनी बुज़दिल नहीं है जो खामोशी से अंधे कुएं में छलांग लगाकर इन्हें जीतने का मौका दे। अगर बाजी ना पलट सकी तो अपने पास जगह रखना। मैं जल्द आऊँगी माँ। रोते रोते हिचकी बन गई, आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। सूरज निकलते ही मुनज़्ज़ा ने उसे चक फेरी बना दिया था। गो कि आस पड़ोस के चंद लोगों को ही मदऊ किया गया था। 50 अफराद तक बाराती की आमद मुतवक्का थी, जिनके बैठने का इंतज़ाम बाहर गली में टेंट लगाकर किया जाना था, जहां डेकोरेशन वाला अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। निकाह घर में होना था। औरतें तो हर जगह दनदनाती फिरती हैं। इसी ख्याल से मुनज़्ज़ा ने उसे हौलाए रखा था। अकेली मावरा, गिलाफ, चादर, दस्तरख्वान और अनुषा को दुल्हन बनाने के ख्याल से परेशान बारी बारी घड़ी की और देख रही थी। अम्मा सारे काम कर दिए, कुछ रह गया है तो बताइए, वरना फिर मैं अनुषा को तैयार करने का काम शुरू करूं। वो किचन से पसीने में शराबूर निकली थी। बिरयानी की देग पकवान सेंटर से वक्त पे आ जाती, लेकिन आने वाले मेहमानों के लिए मशरूब और मीठा बनाने की जिम्मेदारी मुनज़्ज़ा ने उसे सौंपा था। चलो अच्छा है, तुमने काम तो निपटा लिया। पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर अनुषा को कर देना कि बारात आ गई तो कम से कम हम दोनों इस्तकबाल तो कर सके। यूँ भी वक्त कम है। मुनज़्ज़ा ने सुकून का इजहार करते वक्त की कमी का एहसास दिलाया तो वो सारी ला गई। आपका सूट आयरन करके कमरे में रख दिया है, आप भी तैयार हो जाइए और परेशान ना हो, सब अच्छे से हो जाएगा। गर्मी बहुत है भी दिन की शादी। सोच रही हूँ बर्फ़ मंगवा कर पानी ठंडा कर लूँ, वरना लोग कहेंगे इतनी तपती दोपहर में खौलता हुआ पानी पिलाया। उसकी बात अनसुनी किए मुनज़्ज़ा ने पुरसोच अंदाज से कहते ताईदी निगाह डाली तो वो भी इस बात में सर हिला गई। ये बेहतर रहेगा, गर्मी तो वाकई बहुत है। फिर मैं जाती हूँ शाहिद भाई को बर्फ़ के पैसे देने। भाई डेकोरेशन वाले को भी देख लूँ, उसका काम मुकम्मल हुआ भी कि नहीं। ये ना हो टेंट लगने से पहले बारात ही आ जाए। मुनज़्ज़ा फ़िक्रमंदी से कहती उजलत में आगे बढ़ी थी। मावरा याहिया भी कमरे में जाने के लिए पलटी थी, तभी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला था और अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ पर उसका सर मकान की अंदाज में घूमा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम तो वाकई आ गए। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। शलवार सूट पे वेस्ट कोट पहने फ्रेश चेहरे के साथ मुस्कुराते ईशान जहां को देखकर मुनज़्ज़ा जैसे नहाल हो रही थी और वहीं मावरा याहिया के कदम जैसे जकड़ गए थे। आपने बुलाया था आंटी, कैसे ना आता। जल्दी इसलिए आ गया कि मेरे लायक कोई काम हो तो आपका हाथ बटा सकूं। बताइए क्या काम है, चुटकी बजाते हो जाएगा। वो अपनायत के गहरे जज्बात लिए हाजिर था। कोई काम नहीं है बेटा, तुम इतने शॉर्ट टाइम बुलावे पर आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। यहाँ गर्मी बहुत है, अंदर कमरे में चलकर पंखे के नीचे बैठो। मावरा, ईशान के लिए शरबत लेकर आओ। उन दोनों के कलमात से वो शशदर रह गई थी कि मुनज़्ज़ा ने उसे हुक्म भी दे दिया। इतनी जल्दी पंखे में बैठने थोड़ा आया हूँ आंटी, आपकी मदद करवाऊँगा। साथ लग के हाँ, लेकिन शरबत पीने के बाद। की नखियों से उसके शराबूर हुलिये और चेहरे की तपिश को महसूस करते उसकी मुस्कुराहट लबों से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे देखकर मुनज़्ज़ा को
किस कदर सुकून मिला था वो बता नहीं सकती थी, क्योंकि झूठ बोलकर उन्होंने याह्या सरफराज के सारे कस्बल निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से धड़का लगा हुआ था कि कहीं वो आकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। इसी डर को सोच सोच कर उनका दिमाग पकने लगा था। तभी उन्होंने शाहजहाँ को बुलाने के ख्याल को अमली जामा पहनाया था। इज्जत से आज का दिन निकल जाने के लिए वो दुआ गोती। तन्हा औरत का बेटी की शादी करना कितना मुश्किल अमल था, उन्हें बाखूबी अंदाज़ा था। और इस वक्त जबकि याह्या सरफराज जैसा दरिंदा पहाड़ खाने को मौजूद हो। इस अपनेपन के लिए शुक्रिया बेटा, तुम शरबत पियो, मैं तब तक पड़ोस से हो आती हूँ। मुनज़्ज़ा नहाल होती चली गई थी। पीछे वो दोनों रह गए थे। आपके यहाँ घर आए मेहमान को शरबत पिलाने का कोई रवाज नहीं। मावरा याह्या के हौन अंदाज को उसने मुस्कुराहट छुपाते हुए देखा था। अंदाज में शोखी थी। अम्मा के कमरे में तशरीफ़ रखिए, लाती हूँ, लफ्ज़ चबाकर अदा किए। खुद ही लाएगा, किसी को भेजिएगा नहीं। दोबारा शोखी का इजहार हुआ तो उसने सख्त नज़रों से देखने का फरीज़ा अंजाम दिया। घर आए में थोड़ी सी शर्म भी हो कि शरबत का तकाजा मुँह फाड़ के ना करे। उसने भी नागवारी का इजहार खुले लफ्ज़ों में कर दिया तो वो महजूज़ हुआ। जितनी मर्ज़ी बेइज्जती कर लें, अब आपकी बातों को आप बुरा नहीं मानता। अजीब मायनी खेज लहजा था। वो मुनज़्ज़ा के कमरे की ओर बढ़ने लगा था। मावरा याह्या बुरी तरह चौंक कर उसकी पुश्त को देखने लगी थी। ये मेडिसिन ले लें। चौधरी बख्त कई घंटों की ऑब्जर्वेशन के बाद रूम में मुंतकिल हो गए थे। गहरी खामोशी उनका घेराव कर चुकी थी। दिया और माहम उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी खामोशी नहीं टूट रही थी। अपने जिंदा बच जाने पे वो जैसे नाखुश से थे। शनाया और शाजिर शमून की गैर मौजूदगी पे उन्होंने बस सवाल उठाया था और जवाब सुनकर चुप हो गए थे। उनकी खामोशी पे दिया मेडिसिन लिए खड़ी थी। तभी उनका सेल फ़ोन बजने लगा। हवेली से दाजान की कॉल है। माहम फ़ोन के पास ही बैठी थी। दिया के देखने पर फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डालकर दिया को बताने लगी, हवेली में इतला देने की क्या ज़रूरत थी। चौधरी बख्त धीमी लेकिन नागवार अंदाज में गोया हुए, इतला तो किसी ने नहीं दी। शाह ने भी मना किया था तो मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मामूल की कॉल होगी। दिया जल्दी से सफाई देती कॉल पिक कर गई थी। नहीं बाबा जान, वो दरअसल उनके सलाम के जवाब में जाने क्या कहा जा रहा था कि वो गड़बड़ाकर सफाई देने के लिए कोशा थी, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें बोलने का मौका दिए बिना चौधरी बख्त बोले जा रहे थे। चौधरी हशमत बोले जा रहे थे। दिया के अंदाज से उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया कि वो शायद बाखबर हो चुके और अब दिया की क्लास लग रही है। वक्त अब ठीक है बाबा जान, जी करें उनसे बात। दिया गड़बड़ाकर चौधरी बख्त की तरफ देख रही थी कि जाने वो बात कर भी पाएंगे कि नहीं। उनके अंदाज को समझकर उन्होंने पहले ही हाथ बढ़ा दिए थे। दिया ने सेलफोन उनको थमा दिया। नहीफ़ो कमज़ोर आवाज़ में उन्होंने सलाम किया था और चौधरी हशमत नमनाक आवाज़ के साथ गिलामेज़ गुस्सा कर रहे थे। आप परेशान होंगे ये सोचकर किसी ने आपको नहीं बताया होगा बाबा जान, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में डिस्चार्ज ले लूँगा। समझाने लगे थे। हमें बहुत नाराज़गी है सबसे। शाह ने भी इतला नहीं दी। तुम लाख कहो कि ठीक हो, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा। रात की फ़्लाइट से हम आ रहे हैं कराची सम्मान के साथ। चौधरी बख्त बेकरारी से गोया हुए। मैं जानता हूँ बाबा जान, आप हवाई सफ़र को सख्त नापसंद करते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत में आप आराम हो ये गवारा नहीं। यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से आपको फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं। आप ना आइए बाबा जान। आज डिस्चार्ज लेके मुमकिन हुआ तो रात, वरना अगले दिन हम हवेली आ रहे हैं हमेशा के लिए। दिया और माहम चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी थी। वाकई तुम हमेशा के लिए आ रहे हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा सफ़र करना मुनासिब नहीं। खुशी का इजहार करते चौधरी हशमत फ़िक्रमंद हुए। यहाँ रह के जितनी अजियत महसूस कर रहा हूँ, सफ़र की अजियत तो इससे कम ही होगी बाबा जान। रंजीदा लबो लहजे पर दिया लब काटने लगी थी। ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। हम हवेली में सबको बताकर तुम्हारे लौट आने के इंतज़ामात करवाते हैं। खुशी उनके अंदाज से झलक रही थी। चंद एक बात करके उन्होंने कॉल मुनक़ता कर दी थी। दिया बेगम, डिस्चार्ज के साथ अपना और मेरा रिज़ाइन लेटर भी हॉस्पिटल में जमा करवाती जाइएगा। माहम बेटा घर जाने के बाद पैकिंग कर लो, हम हमेशा के लिए हवेली वापस जा रहे हैं। दिया को हदायत देकर वो माहम को मुखातिब करके उसकी शक्ल देखने लगे कि शायद शनाया की तरह उसे भी एतराज़ हो। ओके पापा, मैं कर लूँगी, आप परेशान ना हो। उसके मुस्कुरा कर कहने पर आंखें मूंद गए थे। सब उनके फ़ैसलों को बिना चूचरा किए मान गए थे और इस फैसले से वही नावाकिफ़ थी जिसके एतराज़ के वाज़े इम्कानात थे। कभी यूँ जो हो किसी दिन अगर मेरे हम सफ़र तू जो ना मिले, मैं हज़ार धड़कनों को खींच कर ये जो चलता दिल है बांध दूँ। ये जो सिलसिले हैं मेरी सांस के तेरी दूरी में ही हार दूँ। तू जो पास हो तो मैं जी सकूँ, तू जो दूर हो ना जिया करूँ। ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा मोहब्बत के दिनों में कैद है, जहाँ दिल फरेब बातें आज भी लबों पे मुस्कुराहट बिखेर देती हैं, तो वहीं तो उन्हें दिल शिकन यादें आंखें नम कर देती हैं।
तो मैं कैसे बताऊं कि मोहब्बत कभी बेअसर नहीं रहती, और जो बेअसर हो वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत के लिए अल्फाज नहीं, जज्बात होते हैं। जज्बात दिखाई नहीं देते, बस महसूस किए जाते हैं। कर सको तो कर लो कि ये पागल तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन तुम पे मरता भी है। मुझे नहीं पता तुम मिलोगी या नहीं। मेरी बाहों की गर्मी, सीने की ठंडक महसूस करके मेरे दिल की धड़कन कान लगाकर सुन भी सकोगी या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, उम्र भर ये दिल वीरान वीरान ही रहे होगा। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी बातों ने दामन दिल को सजा रखा। जो तुम मिल गई तो ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं रहेगा। ज़िंदगी तुम्हारे साथ महसूस होती है। तुम हो तो मैं हूँ। लफ्ज़ों की हदत बढ़ने लगी थी। कमरे की तारीकी, सफ़ेद पर्दों की सरसराहट ने चट्टान जैसे दिखाई देने वाली समहान अफंदी को अयां कर दिया था। इशाल जहांगीर समेत हर एक को बज़ाहिर मुतमईन दिखाई देने वाला अंदर से कितना टूट फूट का शिकार था, ये शायद कोई जान भी नहीं सकता था। पहले शाह से निस्बत तय होने की खबर, फिर नरमीन का तलबगार बन के सामने आना, और अब विशाल की रईस मियाँ से मंगनी। वो मजबूत असाब ना रखता तो शायद अब तक हवास ही खो बैठता। हालात व वाक़यात ताबे तो कभी नहीं रहते, लेकिन हवा इतनी मुखालिफ में चलेगी, इसका भी अंदाज़ा नहीं था। इशाल की बेसब्री और बाग़ियाना रविश ने उसे इतनी जल्दी उभार दिया था कि उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। उसे सताना, चिढ़ाना अपनी जगह, लेकिन उसका बिखरता वजूद देखना कभी आसान नहीं रहा था। वो जब भड़क कर मुकाबिल आ खड़ी होती थी तो उसे हैंडल करना दुश्वार लगता था। अपने कर्ब को छुपाकर उसके दर्द की ठेसें बर्दाश्त करना दो भर हो जाता था। करता भी तो क्या, भिड़ता भी तो किससे? उनसे जिनके लिए जान की बाजी लगाए फिरता था। सुस्त रवि से चलते कदम रैक पे आकर रुक गए थे। दराज खुला था और उसमें से एक पंडोरा बॉक्स खुला था जिसके ऊपर सुनहरे लफ्ज़ों में ड्रीम दर्ज था। बॉक्स उठाए वो बेड तक आ गया था और देखते ही देखते उसमें से निकलकर कितनी ही चीज़ें बिस्तर पे बिखर गई थी, माजी की यादों की तरह। कहीं इशाल जहांगीर की छोटी सी पोनी थी तो कहीं लॉलीपॉप की स्टिक, कहीं छोटी सी पोनी में स्कूल के पहले दिन की इशाल की मुँह बसोरती तस्वीर थी, तो कहीं उसकी टूटी चूड़ियों के टुकड़े, उसकी बारबी का टूटा हाथ था, तो छोटी सी लिपस्टिक जिसे बचपन में लगाकर वो इतराए फिरती थी। देख मोटी, ये लिपस्टिक ना लगाया कर, मुझे इसका रंग नहीं पसंद। जैकेट की जिप खोलकर जैकेट उतारकर बाजू पे डालते वो नापसंदीदगी का इजहार कर गया था। हेलो, तुम्हारी पसंद पूछी किसने? मुझे पसंद है, मैं तो लगाऊंगी। फरियाल से बालों की फ्रंच बनवाए, भरे भरे होंठों पे मनपसंद लिपस्टिक लगाए वो इठला रही थी। मना कर रहा हूँ ना, अंदाज में सख्ती आ गई थी। मुझ पे ज़्यादा रोब जमाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, हस्बे आदत वो बिदक गई थी। तू लगा, फिर देख मैं क्या करता हूँ। धमकी दी गई। मैं तो लगाऊंगी, रोक सको तो रोक लो। फ्रेंच की चोटी बन झटलाती वो चली गई थी। अड़ियल तो बचपन से ही थी, खुला चैलेंज कराई थी, और वो कितना शातिर था ये बाद में खुला, जब वो मनपसंद लिपस्टिक ढूंढ ढूंढ हार गई। तुमने चुराई ना मेरी लिपस्टिक? कमर पे हाथ टिकाए वो मरने मारने को आ गई थी। मैं क्यों चुराने लगा? लिपस्टिक लगाते अच्छा लगूंगा। साफ मुकर गया। तुम्हें नापसंद थी, वो घूर रही थी। नापसंद तो तुम भी हो। कभी कुएं में धकेला? चिढ़ाने लगा। शराफत से मेरी लिपस्टिक दे दो वरना मैं चाची से शिकायत लगा दूंगी। वो मानने को तैयार ही ना था, नाचार धमकी देना पड़ी। मम्मा देखिए, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि इसकी लिपस्टिक मैंने चुराई है। वो क्या शिकायत लगाती, करीब से गुजरती फरियाल को वो खुद ही आवाज़ दे गया। वाकई ऐसा क्या है तुमने? विशाल जहांगीर की दुहाई सुनने के बाद उनकी तफ्तीश का दायरा उस तक आया। इस मोटी की बकवास लिपस्टिक की कसम मॉम, मैं क्यों चुराने लगा? लव भींच के टी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा। उसकी कसम पे फरियाल को हंसी तो बहुत आई, लेकिन निशाल की दिल गिरफ्तगी देखकर उन्होंने उसे साथ लगा लिया। इधर उधर हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को दूसरी ला दूंगी। फरियाल उसे बहला रही थी और उसके कान खड़े हो गए थे। फरियाल ने एक छोड़ दो ला दी थी, लेकिन बुरा हुआ लुटेरों का, जो रात को छोटे से ब्यूटी बॉक्स में रखी लिपस्टिक फिर से गायब हो गई। उसने रो रो के आंखें सुजा ली। अच्छा चुप हो जा, मैं ला दूंगा। डैड के साथ जा रहा हूँ शहर। अपनी चोरी बताकर उसके जूते तो नहीं खाने थे। इरादा था जिस तरह निकालिए उसी खामोशी से वापस रख देगा। तभी दिलासा देने लगा। आग लगे, बाहर में जाए वो लिपस्टिक, नहीं चाहिए अब कभी। बिगड़ के मनपसंद चीज़ को भी दो कौड़ी का कर देती थी, और ज़िद की कितनी पक्की थी ये भी खुला कि दस्त बदस्त माफ़ी मांगकर भी दोनों लिपस्टिक वापस की तो उसने उठाकर ही फेंक दी। कह दिया ना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वो आग बगोला हो गई थी। होंठों को गुलाबी करने वाली छोटी सी लिपस्टिक शहादत की उंगली और अंगूठे के बीच स्लो मोशन में गर्दिश कर रही थी। लबों पे मुस्कुराहट फैल गई थी। बचपन में भी वो कहीं दिन दिल शिकन अंदाज में उसे मनाता रहा था कि शाल लिपस्टिक लगा ले, लेकिन इकरार में नहीं बदला था। वो ज़िद्दी थी, लेकिन उसे अफसोस हुआ था कि उसकी वजह से वो हर्ट होकर मनपसंद चीज़ ही तर्क कर गई। उससे जुड़ी कितनी ही चीज़ें उस पंडोरा बॉक्स में मौजूद होकर याद दिला रही थी कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती थी। सिर्फ उसे जलाने, सताने और हवेली वालों के जुल्म से बचाए रखने के लिए अपने जज्बात को सीन सीन कर रखता था। वक्त आने पर ये सारे पल उसके आंचल से बांधने का अज़म था, लेकिन अब तो लग रहा था ये ख्याल ख्वाब ही रहेगा।
कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। एक कर्व उसके चेहरे पे फैल गया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये नावल, इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा। और आप लोगों को बताऊं, मुझे इतना पसंद आया था कि स्टार्टिंग में जब मैंने इसकी 9 एपिसोड रिकॉर्ड की थी तो मुझे था कि आगे क्या होना है। मैं इतना वो क्यूरियोसिटी में थी, तो मैंने 500 तक इसके पेजेस पढ़ लिए। अब मैं ना वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ जहाँ पर मैंने इसको छोड़ा था, और इस नावल को पढ़े हुए मुझे 3-4 मंथ हो गए। लेकिन फिर भी मैं अब इतना मतलब हो गई हूँ ना कि नावल्स का मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता कि मुझे अब पढ़ना ही पढ़ना है। पहले मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ होता था कि अगर एक नावल स्टार्ट किया है तो उसको ख़त्म करना ही करना है, फिर जाकर मुझे सुकून मिलता था। लेकिन अब वैसी आदत नहीं रही ना, तो अब मैं वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ। अब मुझे है कि आगे क्या होना है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी होना है जो मुझे याद है कि अभी होने वाली हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि अब उसके बाद क्या होगा, ये कैसे नॉर्मल कपल्स बनेंगे और क्या इनकी आपस में शादी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। तो ये चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। आप लोग भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि आगे क्या होना है। वैसे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक एपिसोड की बजाय 2-2 देना स्टार्ट कर दिए, और साथ में मैंने इसीलिए उसको मैं पहले ही वो कर देती हूँ, वो डाल देती हूँ प्रीमियर में। मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, खैर जो भी है वो मैं कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को टाइमली मिल जाती है, क्योंकि समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ कि मैंने नावल अपलोड करना है। तो अब इस तरह से है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम ही नावल ने आना है, तो एपिसोड उस टाइम में ही आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।